नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों बात दरअसल ये है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चुनावी जनसभा में कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस पर हमला किया दोस्तों। पर इसके पहले बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एएनआई को एक इंटरव्यू दिया और ये थोड़ी देर में ये इंटरव्यू जी न्यूज पर पूरा आप देखेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई मुद्दों पर बात की। उन्होंने चुनावी बॉन्ड से लेकर सनातन पर विपक्ष के प्रहार से तमाम भ्रष्टाचार के हर सवाल का जवाब दिया है। और ये पूरा इंटरव्यू 5:30 बजे आप जी न्यूज पर देख सकते हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एएनआई को दिया था। ये इंटरव्यू पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सनातन पर विपक्ष की टिप्पणी, भ्रष्टाचार, चुनावी बॉन्ड समेत कई मुद्दों के ऊपर जो है एक खुल के बात की है। और थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा इंटरव्यू देखेंगे। एक छोटी सी झलक पहले देखिए। डीएमके ने कहा है कि उन्होंने काफी बयान दिए हैं सनातन के खिलाफ। सवाल कांग्रेस को पूछना चाहिए कि तुम्हारी क्या मजबूरी है कि सनातन के खिलाफ इतना जहर उगलने वाले लोगों के साथ तुम क्यों बैठे हो भाई। डीएमके का तो जन्म शायद इस नफरत में पैदा हुआ होगा। डीएमके के प्रति जबरदस्त गुस्सा पैदा हुआ है। मैं कल्पना नहीं करता हूं इतना बड़ा गुस्सा पैदा हुआ है। दोस्तों, तो आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना, वो विपक्ष के ऊपर हमला कर रहे हैं कि विपक्ष जो है इस वक्त सनातन पे भारत विरोधी और सनातन विरोधी गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग को आगे बढ़ा रही है। और इसकी सुल्तान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रही है कांग्रेस पार्टी है। दोस्तों आज मनोज तिवारी ने भी कन्हैया कुमार को, जब से कांग्रेस पार्टी का टिकट मिला है, मनोज तिवारी कह रहे हैं कि 40 दिन के लिए टुकड़े टुकड़े गैंग वाले जो हैं वो भ्रमण करने दिल्ली में आए। दोस्तों कुछ ही समय पहले कांग्रेस के दो प्रवक्ता रोहन गुप्ता और गौरव वल्लभ ने कांग्रेस को छोड़ी और भारतीय जनता पार्टी का हाथ थामा। और दोनों ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सनातन और राम विरोधी हो गई है, इसीलिए वो कांग्रेस के अंदर नहीं रह सकते। तो सवाल दोस्तों देश ये पूछ रहा है कि क्या आज कांग्रेस और इंडिया अलायंस के अंदर प्रमोशन या टिकट पाने के लिए भारत की आर्मी के खिलाफ बयान देना अनिवार्य है। क्योंकि कन्हैया कुमार का आपको याद होगा बयान पुराना जो इंटरनेट पे वायरल है, जो जिसमें वो कहते हैं कि भारत की आर्मी जम्मू कश्मीर के अंदर रेप करती है। इस तरीके के बयान देने वाला कन्हैया कुमार, जो ऑलरेडी लेफ्ट पार्टी से जब चुनाव लड़ा था बेगूसराय से लाखों वोट की मार्जिन से आ रहा था, आज कांग्रेस पार्टी का नॉर्थ ईस्ट का उम्मीदवार है। दोस्तों 4 लाख से ज्यादा मार्जिन से हारने वाला व्यक्ति नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, जो एक समय में कांग्रेस की सीट हुआ करती थी, वहां से कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार है। इससे कांग्रेस पार्टी क्या मैसेज देना चाह रही है अपने कार्यकर्ताओं को कि क्या ये कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए जिससे आपको कांग्रेस या इंडिया अलायंस के अंदर प्रमोशन मिलता है। दोस्तों याद करिए, अभी तक इंडिया अलायंस के प्रमुख नेता उदयनिधि स्टालिन, जिन्होंने सनातन को डेंगू, मलेरिया, एड्स, इस तरीके की शब्द उन्होंने ए राजा ने कहा था, अभी तक उनका सार्वजनिक खंडन नहीं हुआ है। तो क्या इस वक्त देश ये सवाल पूछ रहा है दोस्तों, और ताल ठोक के पूछ रहा है कि क्या 2024 के पहले लड़ाई टुकड़े टुकड़े गैंग समर्थक और सनातन प्रेमियों के बीच में हो गई है। देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी आज टुकड़े टुकड़े गैंग की सुल्तान बनकर घूम रही है। There is no need for Indian people to disrespect each other, to hate each other, to fight with each other. भारत के खिलाफ बोलता है, कांग्रेस उसे पुरस्कार में चुनाव का टिकट दे देती है। मुझे लगता है कि दिल्ली में भाजपा जो है कोई काम नहीं करती है, सिर्फ और सिर्फ जो इंडिया ब्लॉक की पार्टियां हैं उनको परेशान करना, तंग करना। 40 दिनों के भ्रमण पे जो लोग आए हैं इस चुनाव में, जो
देश का सम्मान नहीं कर सकते, सेना का सम्मान नहीं कर सकते। कांग्रेस के पास उम्मीदवार की कमी है, तो जितने रिजेक्टेड हैं उन सबको लेके झुनझुना बजा रहा है। पहले वंदे मातरम का विरोध और अब भारत माता की जय कहने तक से चीड़ कांग्रेस के पतन की पराकाष्ठा है। देश के नंबर 1 शो में के शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेशनल स्पोक्स पर्सन, आरती टीकू सिंह सीनियर जर्नलिस्ट, घनश्याम तिवारी समाजवादी पार्टी के सीनियर नेशनल स्पोक्स पर्सन, इजिया यादव आरजेडी की सीनियर नेशनल स्पोक्स पर्सन जुड़ रही हैं। आप सभी का स्वागत है। मैं इस डिबेट की शुरुआत घनश्याम तिवारी और के जी के साथ करना चाहता हूं, फिर इजिया जी आपके पास और आरती जी के पास आ रहा हूं। आप सभी को अपनी बात रखने के लिए 60 सेकंड से 90 सेकंड का समय है। 22 मिनट के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा इंटरव्यू आप जी न्यूज पे देखने वाले हैं। तो मैं कहना चाहता हूं घनश्याम जी, मुझे बताइए ये आपके जो अलायंस है इसमें प्रमोशन के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो होना क्या जरूरी है? क्या भारत माता की जय का नारा लगाने के पहले लक्ष्मण सावदी जी जो कांग्रेस पार्टी के एक विधायक है भरे मन से कहते हैं खड़गे जी अगर आप मुझे परमिशन दे तो हम भारत माता की जय का नारा लगाना चाहते हैं जिससे लोगों को पता रहे कि हम बड़े देशभक्त हैं। मतलब इससे दो बातें क्लियर है के जी, एक उनको अंदर पता है कि आज जनता उनको देशभक्त के रूप में नहीं देख रही, और दूसरी भारत माता की जय बोलने के लिए परमिशन लेनी पड़ रही है। इससे तो यही हुआ ना घनश्याम जी की क्या इंडिया अलायंस को टुकड़े टुकड़े माइंडसेट चला रही है? घनश्याम तिवारी पहले और फिर के जी। नमस्कार प्रदीप, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। सबसे पहले तो क्योंकि आपने दिल्ली के चुनाव का जिक्र किया, मनोज तिवारी, निरहुआ, पवन सिंह, इन लोगों का हॉल ऑफ फेम क्या है? इन्होंने ऐसे भद्दे भद्दे अश्लील गाने गाए हैं जिसको प्रदीप न आप अपने घर में चला सकते हैं न के शर्मा आपके घर में चला सकते हैं। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को वोट करने वाली कोई भी बेटी या कोई भी परिवार इनके गाए हुए अश्लील गानों को अपने घर में नहीं रख सकता है। क्या भारतीय जनता पार्टी की यही बेटी बचाओ योजना है कि अश्लील गायकों को सांसद बनाओ और इस तरीके से उन्हें रबर स्टैम्प बना दो? पहली बात। दूसरी बात कि इस चुनाव में चाहे दिल्ली हो या देश हो, मुद्दा तो बेरोजगारी है। और जहाँ तक सेना की, देश रक्षा की बात है, मैं खुद सेना के परिवार से आता हूँ, एक सेना के परिवार का मनोबल, हर उस व्यक्ति का मनोबल जो सेना में जाना चाहता है, हर वो व्यक्ति जो अभी सेना में है उसका मनोबल तोड़ने वाली सरकार वो है जिसने अग्निवीर जैसी स्कीम लेके आई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं गया होगा। क्योंकि इन लोगों को जिस तरीके से मैगजीन ने छापा कि गोरख धंधा, अयोध्या में राम मंदिर की आड़ में जमीन की लूट, आस्था के साथ खिलवाड़, और जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड में इन्होंने चंदा कमाया, चंदा दो धंधा लो के क्या व्यापार किया, उससे फुर्सत कहाँ है कि ये देश के युवाओं को रोजगार की बात कर सकें। इसीलिए उनका ध्यान भटकाने के लिए अश्लील गायकों को टिकट देंगे, अग्निवीर से सेना का मनोबल तोड़ेंगे, उसके बाद टीवी पर प्रोपेगेंडा चलाएंगे कि कोई टुकड़े टुकड़े गैंग है। इस देश में टुकड़े टुकड़े गैंग वो है जो कहता है कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा नहीं किया। टुकड़े टुकड़े गैंग वो है जो कहता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला 13,000 करोड़ का चंदा भारतीय जनता पार्टी को मिला है। पूरी बहस में पूछता रहूंगा कि क्या एक भी इसमें ईमानदार समूह है जिसने भारतीय जनता पार्टी को आपको इंटरप्टेड मैंने 90 सेकंड सुना और मैं आना चाहूंगा और के शर्मा जी के पास आऊंगा। मैं आना चाहूंगा और के शर्मा जी के पास आऊंगा। ये सब सवालों का जवाब के जी देंगे, पर मैं विचित्र इसीलिए हूं घनश्याम जी कि सिर्फ 600 दिनों के अंदर 600 दिनों के अंदर CWC के मेंबर बनाना, 900 दिनों के अंदर एक पार्टी के अंदर टिकट देना एक ऐसे व्यक्ति को जो इस वक्त UAPA की धारा के अंदर बंद उमर खालिद, जिसपे अनलॉफुल टेरर एक्टिविटीज की धारा है, उसका जिगरी दोस्त है जो ऑलरेडी 4 लाख की मार्जिन से बेगूसराय से हारा हुआ है। आपके पास कोई कार्यकर्ता नहीं मिला के जिनको एक ऐसे व्यक्ति को टिकट देना जिसकी प्रवृत्ति सेना के खिलाफ बयान देने की है? देखिए प्रदीप जी, आपकी आवाज थोड़ी कट के मुझे आ रही है, शायद मेरी आवाज स्पष्ट आ रही होगी। आ रही है आपकी आवाज स्पष्ट। बस मैं कहता हूँ कि आप 10 सेकंड का समय घनश्याम जी को एक बार और दे दीजिए जी, और उनसे केवल इतना मैं प्रश्न चाहता हूँ आपके माध्यम से, क्योंकि मेरा अधिकार नहीं, लेकिन आपके माध्यम से चाहता हूँ कि देश के करोड़ों दर्शक जो आपके चैनल को देख रहे हैं उनके सामने एक प्रश्न का जवाब दें कि इनके एक सहयोगी गठबंधन है जिससे कन्हैया कुमार का जो डिबेट है वो जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो उसी की जनक है, उसी से वो निकले हैं। वो अपने मैनिफेस्टो में कहते हैं कि देश के सारे परमाणु शक्ति
जितने भी परमाणु हमारे वो आयुध हैं उन सब को समाप्त कर देना चाहिए। अभी घनश्याम जी ने कहा कि मैं सेना के परिवार से आता हूँ। केवल घनश्याम जी इसका उत्तर दीजिए कि आपकी राय क्या है? घनश्याम जी, सारे परमाणु शक्ति के भारत को समाप्त कर देना। घनश्याम जी जवाब दे रहे हैं। इस देश में गोडसे की पूजा करने वाले, आतंकवाद के गंभीर आरोप वाले लोगों को सांसद बताइए। इस देश में गोडसे की पूजा करने वाले, आतंकवाद के गंभीर आरोप लगने वालों को सांसद बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी, मुझे आवाज नहीं आ रही है, जवाब पूछ रही है। जवाब स्पष्ट है। इस देश के लेकिन जनता को आपकी आवाज और आपका प्रोपेगेंडा दिखाई दे रहा है। नहीं, जनता को आपकी आवाज, भारतीय जनता पार्टी की आवाज भी दिखाई दे रही है, प्रोपेगेंडा भी दिखाई दे रहा है। सवाल ये नहीं है कि एक सेकंड रुक जाइए, उसका जवाब देने दीजिए। सवाल ये नहीं है, घनश्याम जी जवाब देने दीजिए, जवाब सुनिए, जवाब देने दीजिए। सुनिए नहीं, आपने दिया, मैं केके जी के पास आवाज आएगी, वापस से आऊंगा केके जी के पास। नहीं, आपने जवाब केके जी के पास आ रहा हूं मैं, केके जी को बचाइए मत, घनश्याम जी मुझे जवाब देने दीजिए। नहीं घनश्याम जी, आपने दिया, आपने दिया, आपने ओपनिंग कमेंट्स भी दिया, उसके बाद आपने अपनी बात भी रखी, मुझे जवाब तो बचाइए मत, जवाब देने दीजिए। नहीं, रिबटल के अंदर इतना बड़ा सामान नहीं दूंगा ना मैं घनश्याम जी। हमारे देश में नहीं, अरे छोटा सा न्यूक्लियर के बारे में उन्होंने कहा। हमारे देश में जब न्यूक्लियर ट्रीटी हुई यूएस के साथ, तो भारतीय जनता पार्टी उसका विरोध कर रही थी। तो इस तरीके से जनता को भटकाइए मत, जनता असलियत जानती है। सिर्फ ये बताइए, आप युवाओं को रोजगार क्यों नहीं देने? घनश्याम जी अपनी बात रख ली। घनश्याम जी, मैंने आपको आज रूल्स को बहुत लीनियंट करते हुए आपको लगभग 90% टाइम अभी तक का डिबेट कर दिया। केके जी आप जवाब देंगे। मेरा सवाल स्पष्ट यही है कि कैसे व्यक्ति को टिकट देने की क्या व्यवस्था है, कैसे मुझे केवल एक बार प्रदीप जी एक लाइन बता दीजिए, मैं पूरा नहीं सुनना चाहता। घनश्याम जी ने उसका उत्तर क्या दिया कि सारे परमाणु शक्ति को? घनश्याम जी वापस, घनश्याम जी क्या, घनश्याम जी मैंने यही उत्तर दिया कि जब इंडो यूएस न्यूक्लियर डील हुई थी, उसका विरोध करने वाली भारतीय जनता पार्टी हमसे पूछ रही है। बताइए, हमसे पूछ रही है जो पार्टी थी कि देश की न्यूक्लियर शक्ति। प्रदीप जी बस हो गया, मैं समझ गया। ठीक है, अब केके जी को बोलने दीजिए। देखिए, एक मिनट सुन लीजिए। घनश्याम तिवारी जी अपने आप को ज्यादा ज्ञानी महसूस कर रहे हैं। परमाणु डील जो हुआ था वो ऊर्जा के लिए हुआ था भैया। मैं परमाणु शक्ति की बात कर रहा हूं, ब्रह्मोस मिसाइल की बात कर रहा हूं, अग्नि मिसाइल की बात कर रहा हूं। आप ये बताइए ना कि उसको सारे को जो है पानी दरिया में फेंक दे भारत। अरे आपका विरोध क्यों किया था आपने? आप तो उसका विरोध कर रहे थे। किसका विरोध किया था हमने? उनको कंप्लीट करने दिए। परमाणु ऊर्जा का विरोध कर रहे थे आप। नहीं, परमाणु जो इंडो केके जी का विरोध कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? प्रदीप जी सुनिए जी, केके जी इनका ज्ञान कितना सीमित है। पोखरण में अटल जी के समय परमाणु जो है परीक्षण किया हमने। उस समय ये परमाणु ऊर्जा की भी अलग विषय है। ईंधन का विषय यह था कि जो परमाणु हथियार भारत ने बनाए, उस हथियारों को समाप्त करने की बात की जा रही है। बोलती बंद है घनश्याम जी, मुझे पता है, क्योंकि देश के टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ आप लोगों के मिलनसार। और सुनिए, अब प्रदीप जी मुझे बोलने दीजिए, बीच में ना बोले। इनकी मुझे पता है ये जवाब नहीं दे पाएंगे। ये वही लोग हैं, इन्हीं के विपक्षी दल के गठबंधन जो सेना को जनरल को गुंडा कहते हैं। ये वही लोग हैं जो एयर स्ट्राइक का सबूत मांगते हैं। ये वही लोग हैं जो भारत तेरे टुकड़े टुकड़े के नारे लगने पर जेएनयू में जाके समर्थन करते हैं। ये किस मुंह से जवाब देंगे? और ये तो समाजवादी पार्टी, ये तो माफिया और गुंडों की पार्टी है। ये मुख्तार अंसारी के सहारे, ये मुख्तार अंसारी इनके लिए मसीहा है। मुख्तार अंसारी एक प्रतिष्ठित परिवार का है। अफजल अंसारी को टिकट देगी उसके भाई को। दूसरा जो प्रयागराज का जो था माफिया था, उससे तो उसके कुत्ते से तो मुलायम सिंह हाथ मिलाते थे। ये तो इनकी हैसियत है वहां पर। ये बात करेंगे गुंडे और माफियाओं की पार्टी। राम भक्तों पर गोली चलाने वाले, निहत्थे राम भक्तों पर गोली चलाने वाले, ये सनातन की बात करेंगे, धर्म की बात करेंगे, ये राष्ट्र की बात करेंगे। इनकी बोलती बंद है। इसलिए बंद है क्योंकि ये जितने टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, ये जो विभाजनकारी शक्तियां हैं इस देश के अंदर जो पनपी हैं, उन सबको प्रश्रय देने वाले ये विपक्षी गठबंधन के लोग हैं। यही कांग्रेस का एक नेता कहता है उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग कर दो, और इनकी बोलती बंद रहती है। इसीलिए क्योंकि ये केवल मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए केके जी और देश को तोड़ने के लिए कुछ भी कर सकते हैं।
मेरा कहना है केके जी और घनश्याम जी और आरती जी और इजिया जी, बात बहुत सीरियस है और मैं सीरियसनेस को वापस से दर्शकों के सामने रखना चाहता हूं। आरती जी और इजिया जी डिबेट में आएंगी, उसके बाद मैं घनश्याम जी और केके जी के पास आऊंगा। गौर से देखिए मैं किसकी बात कर रहा हूं। केके जी, ये शख्स जो इस वक्त यहां पे जिसको मैंने गोला बनाया है, आरती जी, इसका नाम है उमर खालिद, जो बुरहान वानी को, जो एक आतंकवादी है जिसको हमारे हिंदुस्तान की सेना ने मार गिराया, उस आतंकवादी का जयकारा लगाता था और उसकी तारीफें करता था। अभी वो टेरर एक्टिविटीज के अंदर जेल में बंद है। जुलाई 21, 2016 को कहता था, आई डोंट केयर इफ आई फॉल एज लॉन्ग एज समवन एल्स पिक अप माई गन। मतलब ये एक रेवोल्यूशनरी से एक आतंकवादी को कंपेयर करता था। इसका सबसे बड़ा जिगरी दोस्त कौन? कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार इस वक्त कौन? कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल उम्मीदवार। इजिया जी, ये क्या देश के युवाओं के सामने आप मैसेज सेट करने की कोशिश कर रहे हैं? कौन है ये व्यक्ति दोस्तों? ये टेरर, ये यूएपीए की धारा के अंदर अभी किसी कोर्ट से इसको बेल नहीं मिली है। ये बुरहान वानी जैसे आतंकवादी को, जिसने जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद फैलाने की कोशिश करी थी, जिसको हमारी हिंदुस्तान की आर्मी ने मार गिराया था, उसको ये समर्थन करता था, उसके पक्ष में नारे लगाता था। तो मेरा सवाल सीधा ही है कि अगर आप कन्हैया कुमार को टिकट दे रहे हो तो आप क्या इस सोच को बढ़ावा नहीं दे रहे? इजिया जी, पहले इजिया जी आएंगी, फिर आरती जी आएंगी, फिर केके जी आ रहा हूं। प्रदीप भंडारी जी, आप युवा की बात कर रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। युवा ही हमारे भविष्य और उन पे चर्चा होनी चाहिए। आप जो मणिपुर के कुकी स्टूडेंट्स बॉडी जो एनसीआर है, उस पे क्यों नहीं आप चर्चा करते हैं? वो तो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, उनके साथ मोदी जी क्या कर रहे हैं? बार बार वो अपने डिमांड रख रहे हैं कि मणिपुर को शांत किया जाए। उनकी बात को जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं और उनका डिमांड है कि मणिपुर को शांत किया जाए, उनकी बात मोदी जी क्यों नहीं मान रहे हैं? अगर युवाओं की बात करें तो सबसे ज़्यादा छलिया अगर कोई है तो मोदी जी हैं। युवाओं के वोट से वो 14 में भी जीते, युवाओं के वोट से वो 19 में भी जीते, जुमलेबाजी करके, नौकरी का वादा करके, तरह तरह के वादे झूठे करके वो जीतते आए हैं। इस बार उनको कोई मुद्दा नहीं है। आप लोग जब भी मेरा सवाल कन्हैया कुमार के ऊपर होता है, जब भी मेरे सवाल आतंकवादियों को समर्थन करने वाली सोच के ऊपर होता है, आप उसको हमेशा डाइवर्ट क्यों कर देते हैं? आप हमेशा, जब मैं मणिपुर पे डिबेट करता हूं तो मणिपुर पे नहीं, किसी और चीज पे बात होती है। मेरा सवाल नहीं जी, मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि क्या उमर खालिद का राइट है, उमर खालिद का सबसे जिगरी दोस्त को टिकट देकर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से, वो उमर खालिद जो बुरहान वानी जैसे आतंकवादी को के पक्ष में नारे लगाता था और इस वक्त यूएपीए की धारा के अंदर जेल के अंदर है, ऐसे व्यक्ति को अगर आप टिकट दे रहे हो तो क्या आप आतंकवाद समर्थित सोच को बढ़ावा नहीं दे रहे हो? मेरा बिना डायरेक्ट क्वेश्चन है उजिया जी। कन्हैया कुमार यूथ आइकॉन है प्रदीप जी। यूथ आइकन, आप उनकी यूथ आइकन जो 4 लाख वोट से हारा, यूथ आइकन, यूथ आइकन, यूथ आइकन जो कहता है कश्मीर के अंदर हमारी आर्मी जो है रेप करती है, यूथ आइकन। मैं कह रहा हूं ऐसी गलती मत करिएगा। 4 लाख वोट से आ रहा, ऐसी स्थिति नहीं, देश की सोच नहीं है ये, मैं आपको बता रहा हूं इजिया जी, ये देश की सोच नहीं है। यूथ आइकन देश के अंदर जो होते हैं ना, वो देश के लिए मान सम्मान गौरव बढ़ाते हैं। जैसे नीरज चोपड़ा वो यूथ आइकन है, जैसे विराट कोहली वो यूथ आइकन है, ये यूथ आइकन है। ये ऐसे लोग यूथ आइकन नहीं है जिनको 10 साल 15 साल लग जाते हैं अपनी पीएचडी की डिग्री हासिल करने के लिए एक इंस्टीट्यूट से। हाँ प्रदीप जी, मैं बोलूं? बोलिए। आप इंटरप्ट कर देते हैं, नहीं, क्योंकि आपने यूथ आइकन बोला तो मेरे को विचलित हो गया। बातें को आप बिल्कुल बिल्कुल आप उनकी भाषण को सुने, जितना उनको ज्ञान है, जेएनयू के पढ़े लिखे वो विद्वान है, वो ज्ञानी व्यक्ति है। कोई मोदी जी जैसे उनको सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत नहीं है। हमें तो ये भी नहीं पता वो क्लास 2 फेल है या क्लास 4 फेल है, लेकिन एक चीज जरूर है, वो जिस तरह से सनातनी की बात करते हैं, लगता है कि वेद पुराण में वो डॉक्टरेट की डिग्री बनारस यूनिवर्सिटी से हासिल किए हुए हैं, जो सबको सर्टिफिकेट देते हैं कि ये सनातनी है, ये सनातनी नहीं है। ये तो दुर्भाग्य है हमारे देश का। जो 4th पास है, जो कहते हैं मैं स्टेशन पे चाय बेचता था, आज ये दुर्भाग्य है हमारे देश का कि वो व्यक्ति सनातनी का सर्टिफिकेट देने लग गए हैं। अरे इजिया जी, आरती जी इस पे आएंगी। इजिया जी, मैंने आपको सुना, प्रधानमंत्री हैं, सारे भ्रष्टाचारियों को समेट के चल रहे हैं। ऐसी पार्टी के वो सुल्तान है, वो राहुल गांधी को सुल्तान बोलते हैं। ये तो ऐसे पार्टी के सप्ताह है मोदी जी, जिसमें सिर्फ भ्रष्टाचारी ही जमा है। सब पार्टी के भ्रष्टाचारी लोगों को वो अपने पास गए। इजिया जी, अब मैं चाहता हूं आप थोड़ा सा फुल स्टॉप लगाइए। मैंने पूरी तरीके से आपको सुना और मैं अपने डिबेट में विपक्ष को बहुत ज्यादा मौका दे रहा हूं, क्योंकि मेरा मानना है लोकतंत्र के अंदर विपक्ष को हक होता है अपनी बात रखने के लिए। पर सीनियर जर्नलिस्ट
और मैं इनको बहुत मानता हूं, इनके ज्ञान को। आरती जी को मैं सुनना चाहता हूं, फिर मैं केके जी और घनश्याम जी के पास आ रहा हूं। मैं कह रहा हूं जेएनयू से आरती जी, जयशंकर जी भी पढ़े और एक कन्हैया कुमार भी पढ़ा है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। पर क्या आप मानती हैं आरती जी, ऐसे व्यक्ति को टिकट देकर क्या टुकड़े टुकड़े की सोच आगे नहीं गई है? जया जी कह रही हूं यूथ आइकन है, जो 4 लाख वोट से हारे हैं, जो 10 साल, भगवान जाने कितने सालों में उन्होंने अपनी डिग्री को कंप्लीट किया है, पढ़ाई के अलावा सब कुछ किया, वो यूथ आइकन है, यूथ आइकन। देखिए, जो इस तरह की सोच वाले हैं वो शायद याकूब मेमन को भी यूथ आइकन मानेंगे, वो तो बुरहान वानी को भी यूथ आइकन मानेंगे, वो तो मैं कहूंगी यासिन मलिक को भी यूथ आइकन मानेंगे। लेकिन ये विचारधारा जो है वो भारत के संविधान के खिलाफ है। इनमें से कोई भी यूथ आइकन नहीं हो सकता जो भारत के टुकड़े टुकड़े करना चाहे। इनमें से कोई भी यूथ आइकन नहीं हो सकता है जो भारत के संविधान के खिलाफ बात करे। तो मेरे ख्याल से जितना भी ये जो शर्म की बात है कि कन्हैया कुमार फिर से इलेक्शन लड़ रहे हैं, और ये वही लोग हैं, ये वही व्यक्ति है जिन्होंने उमर खालिद जैसे विचारधारा को इस देश में मेन स्ट्रीम करने की कोशिश की। ये कैसे नेगेटिव यूथ आइकन है जो मर्डरर्स की करते हैं, सिफारिश करते हैं, बुरहान वानी जैसे लोगों को अपना आइकन मानते हैं, इंडियन आर्मी पे थूकते हैं। वो आर्मी, जिस आर्मी के सोल्जर्स ने इस देश के लिए बलिदान दिए हैं 1947 से लेकर अभी तक देते आ रहे हैं, इनको वो यूथ आइकन नहीं दिखते। जो पुलिस में अभी भी पुलिस के लोग जो है कश्मीर में मारे जाते हैं, या आर्मी के लोग जो है मारे जाते हैं आतंकियों के हाथ, इनको वो यूथ आइकन नहीं दिखाई देते। इनको ये लोग दिखाई देते हैं जो इस धरती पे, इस संविधान पे थूकते हैं। तो मुझे नहीं समझ आता है कि ये जो हमारे पैनलिस्ट बैठे हैं आज इस डिस्कशन में, वो किस मुंह से ये बात कर रहे हैं। क्या उनको जरा सी भी शर्म नहीं है ये कहने में कि वो यूथ आइकन है? बिल्कुल आरती जी इस देश की प्रखर पत्रकारों में से केजिया जी, मैं आऊंगा, मैं आपके पास वो 2 बार आया, एक बार आरती जी के पास आया, मुझे अब केके जी और घनश्याम जी के तुरंत बाद आपके पास आऊंगा। घनश्याम जी, मैं आपको एक वेलविशर के रूप में बता रहा हूं, देश में असली यूथ आइकन कौन होते हैं। केके जी पहले आएंगे और फिर घनश्याम जी। केके जी, अगर ये यूथ आइकन है तो मेरा मानना फिर यह है कि नहीं समझ में आ रहा विपक्ष को कि जमीन का यूथ क्या सोचता है। जमीन का यूथ स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ में नहीं रहता जो सनातन के खिलाफ है। जमीन का यूथ कन्हैया कुमार के साथ में नहीं रहता जो इंडियन आर्मी के खिलाफ बयानबाजी करते। जमीन का यूथ जो है वो उमर खालिद के खिलाफ के साथ में नहीं रहता जो यूएपीए की धारा के अंदर है। और अगर मेरी बात नहीं माननी तो रोहन गुप्ता, गौरव वल्लभ, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को अंदर से कहा कि वहां पे प्रमोशन के लिए सनातन विरोधी, राम विरोधी होना और लेफ्टिस्टों की सोच को मानना अनिवार्य है, ये तो एक्सपोज हो गया पूरा। पहले केके जी और उसके बाद घनश्याम जी आएंगे। देखिए, मैं प्रदीप जी आपके इसमें आऊंगा, लेकिन अभी जो आरजेडी की प्रवक्ता ने एक बात कही कि यूथ आइकॉन, मैं समझता हूं कि आज देश का युवा आहत हो गया होगा। लेकिन ये उस पार्टी की प्रवक्ता बोल रही है, भ्रष्टाचार पे बात कर रही है। जिस पार्टी के नेता, आरजेडी का नेता लालू प्रसाद यादव, जो भ्रष्टाचार के मामले में सजा याफ्ता है और संवैधानिक तौर पर वो मुखिया का चुनाव नहीं लड़ सकते, मतलब उनको इतनी भी अधिकार नहीं है कि वो मुखिया का चुनाव लड़ सकें सजा याफ्ता होने के कारण, उस पार्टी की प्रवक्ता भ्रष्टाचार पे यहाँ पर बयान दे रही, प्रवचन गा रही है जो। और यही नहीं, इसी कारण 2019 में इनको बिहार के अंदर 0 सीट मिला। बिहार की जनता ने इनको 1 सीट भी नहीं दिया। लेकिन इसके बाद में बड़ा मुझे आश्चर्य हुआ जी कि अभी आतंकियों की बात आपने उठाई। ये वही समाजवादी पार्टी है ना प्रदीप जी, जो आतंकियों का केस खत्म करने के लिए बम ब्लास्ट के जो आतंकी थे, ये कहां अपने उससे पारित कर दिया था सरकार ने। और जब इनको इलाहाबाद हाई कोर्ट से फटकार पड़ी तब इन्होंने उससे वापस लौटे। घनश्याम जी, ये तो आतंकियों का केस समाप्त करना चाहते हैं। और वही माफिया और गुंडों को के समर्थन में जाके फातिया पड़ के उसके बाजार में जाके फूल चढ़ाते हैं। तो ये वो लोग हैं, ये आतंकियों के साथ रहे हैं घनश्याम जी, ये माफिया और गुंडों के साथ रहे हैं,
तीन ये वाक्यों में- भ्रष्टाचारियों के सरगनाओं के तीन साथ वाक्यों में रहे। जवाब देंगे, वो बात और नहीं इसलिए करने मैं कहता हूं राजनीतिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं। घनश्याम तिवारी कन्हैया का तो प्रश्न घनश्याम तिवारी पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। जानता है घनश्याम तिवारी पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं, लग रहा है कन्हैया कुमार यूथ आइकन है। घनश्याम तिवारी 4 लाख वोट की मार्जिन से तीन वाक्यों में बेगूसराय से आ जवाब रहे हैं। दूंगा। एक जवाब सुनिए, वो जनता सुन चुकी है, इस बात को आप 4 बार बोल चुके हैं। क्योंकि तीन जनता वाक्यों में वही जवाब दूंगा। जनता पहली जो बात सुन समझ कि ये जो जनता सोच रही वो मैं सुन चौथी लीजिए। बार बता रहा हूं। सुनिए फिर आ रहा हूं जी आपके। पहली बात इन्होंने आतंकवादी की बात की और आरती जी ने बोला कि संविधान पे थूकने वाले लोग। जब हर रोज अखबार में छप रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हर जगह जाके बोल रहे हैं कि हम संविधान को बदलने के लिए आपका वोट मांग रहे हैं, और वहां पर पीडीए से आवाज आ रही है कि हिम्मत है तो पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को, आधी आबादी महिलाओं को मजबूत करने वाले बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान को बदल के दिखाओ। आज भारतीय जनता पार्टी पूरे संविधान के ऊपर खतरा है। ये इनके प्रत्याशी ये कह रहे हैं, मंत्री ये कह रहे हैं कि वोट इसलिए मांग रहे हैं कि संविधान बदल सके। जी न्यूज़।